जी। तो आज हम बात करने लगे हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड के ऊपर हम लोगों ने ये कंप्लीट लेक्चर आज करना है। तो अपने पेन पेंसिल्स वगैरह ले लें, नोट्स बनाइए और इस वीडियो को बार बार देखना, ताकि मेन पॉइंट्स जितने भी मैं आज की वीडियो में कवर करने लगा हूँ, इससे बाहर कोई एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं आने वाला फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। आज मैं हिस्टोलॉजी कवर करूँगा, एनाटॉमी कवर करूँगा और फिजियोलॉजी कवर करूँगा, तमाम की तमाम डिटेल, और थोड़ा बहुत मैं पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी को भी टच दूंगा। तो काफ़ी एक्साइटिंग लेक्चर होने वाला है। तो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि असल में थायराइड ग्लैंड होता क्या है। हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ग्लैंड हैं जो कि सक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। उनमें से एक ग्लैंड जो है वो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है। तो ग्लैंड्स जो हमारे पास होते हैं वो सक्रीशंस पैदा करते हैं। सक्रीशंस आगे जाके जो डिफरेंट हमारे काम होते हैं वो करवाती हैं। उन सक्रीशंस को हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं। तो बेसिकली ये ग्लैंड्स क्या कर रहे होते हैं? हार्मोन्स सक्रीट कर रहे होते हैं। ओके। तो इस इमेज के अंदर अगर आप देखें तो आपको इसकी थायराइड ग्लैंड की इमेज नज़र आ रही होगी। ये रहा हमारा थायराइड, और ये सारा का सारा हिस्सा जो है ये थायराइड ग्लैंड का है। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? नेक रीजन के अंदर होती है। यहाँ से अंदाज़ा हो गया आपको इस इमेज के अंदर कि थायराइड ग्लैंड पड़ा कहाँ पे हुआ है? नेक रीजन के अंदर, लोअर नेक रीजन के अंदर। अब मुख्तलिफ ग्लैंड हैं, कोई कहाँ पे पड़ा है, कोई कहाँ पे पड़ा है, हमें ये जानना ज़रूरी होता है इसकी लोकेशन क्या है। उसके साथ साथ हम लोगों ने जब थोड़ा डीप जाते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस ग्लैंड के आसपास कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। क्योंकि जब हम लोग सर्जरी के अंदर देखते हैं तो कुछ ग्लैंड्स को हमें निकालना पड़ता है, ख़ास तौर पे हम थायराइड को निकालते हैं। तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए इसके साइडों पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। और इसकी अगर आप शेप देखें तो ये तितली की तरह है, बटरफ्लाई के दो पर हैं, ये एक पर और ये एक पर, और दरमियान में ये पोर्शन। तो जो ये वाला पर है इसको हम राइट लूप बोलते हैं, जो ये वाला पर है इसको हम लेफ़्ट लूप बोलते हैं, और दरमियान में ये जो पोर्शन जो कनेक्ट कर रहा है इसको हम इस्टमस बोलते हैं। ओके। तो ये था हमारे पास थायराइड, और इसके आसपास आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, मुख्तलिफ हैं। इसके ऊपर हमारे पास ये पड़ा हुआ है थायराइड कार्टिलेज, और ये नीचे इसके क्या है? ट्रेकिया। असल में ट्रेकिया के आगे ही पड़ा होता है। ट्रेकिया वो चीज़ है जो हमारी सांस की नाली जिसको हम बोलते हैं, जिससे सांस आती है। और सांस की नाली के बिल्कुल सर के ऊपर हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज। और थायराइड कार्टिलेज किसका हिस्सा है? लेरेंक्स का हिस्सा है। लेरेंक्स वो जगह है जहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होती है। तो दोबारा से, ट्रेकिया, ट्रेकिया के ऊपर लेरेंक्स पड़ा हुआ है, और ये दोनों जुड़े हुए हैं, एक ही ट्यूब है। मतलब कि ट्रेकिया, ट्रेकिया के ऊपर लेरेंक्स है, लेरेंक्स का स्ट्रक्चर है। जबकि ट्रेकिया के सामने, उसके सामने जहाँ से ट्रेकिया स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? थायराइड ग्लैंड पड़ा हुआ है। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी। और ये जो हमारे पास बड़ा सा आपको मसल नज़र आ रहा है ये स्टर्नोक्लाइडोमास्टॉइड मसल है। और यहाँ पे आपको एक आर्टरी भी नज़र आ रही है जिसको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, जो कि सांस से गुजरती है। इसके अलावा ये थायराइड कार्टिलेज का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा क्राइकोथायराइड मसल यहाँ पे मौजूद होता है, क्राइकोथायराइड लिगामेंट मौजूद है। ये सारा का सारा हम लेरेंक्स के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा ट्रेकिया का भी मैंने आपको बता दिया। तो ओरिएंटेशन आपकी होनी चाहिए कि हम किस रीजन की बात कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, जब हम आगे जाके आपको मज़ीद डीपली दिखाएंगे स्ट्रक्चर्स को, तो मैं कुछ इस तरह दिखाऊंगा कि मैं यहाँ से कट करके मैं ऊपर से नीचे की तरफ आपको स्ट्रक्चर्स दिखा रहा हूँ। ओके। या आप नीचे से ऊपर की तरफ कह लें या ऊपर से नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं सैजिटल सेक्शंस। तो मैं आपको आगे जाके डिटेल स्ट्रक्चर्स के अंदर सैजिटल सेक्शंस दिखाने लगा हूँ कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स इसके आसपास पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमें बड़ा सुपरफिशियली नज़र आ रहा है। हो सकता है गले के अंदर कोई ना कोई और स्ट्रक्चर भी हो, उनको भी देखना ज़रूरी है। तो सारी की सारी डिटेल अभी हम देखेंगे। कमिंग बैक टू आवर टेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। करेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? बटरफ्लाई शेप होता है। अनपेयर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स। टू लोब्स मैंने आपको बता दिए, राइट एंड लेफ्ट लोब। और अनपेयर्ड होता है, सिंगल होता है, कोई इसका दूसरा बहन भाई नहीं होता। हम और ग्लैंड्स मुख्तलिफ़ किस्म के देखते हैं, जैसे कि एड्रीनल ग्लैंड, वो किडनी के ऊपर मौजूद होता है। वो ग्लैंड वो राइट भी होता है और लेफ़्ट भी होता है।
तो ये अनपेयर्ड है, सिर्फ एक ही होता है, आपने देखा, और इसके 2 लूब हैं, राइट और लेफ्ट लूब। इसके अलावा एक और लूब भी इसका बन जाता है, वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। वो कभी कभी बनता है इस्तमस के ऊपर। मिसाल के तौर पे ये थायराइड था तो यहाँ पे सेंटर पे एक और लूप बन जाता है। ओके, वो कई लोगों में होता है, कई लोगों में नहीं होता, आगे जिक्र आ जाएगा उसका। अब हम बात करते हैं कि इसकी लोकेशन की एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हम लोगों ने देखा वैसे ही सरसरी सा, अब एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इसकी लोकेशन कौन कौन सी है। अच्छा जी, तो लोकेशन के हवाले से, लोकेटेड एंटीरियर इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक, एक एंटीरियर साइड पे है, सबसे एंटीरियर, पीछे इसके ट्रेकिया मैंने आपको बताया, और लोअर साइड, नेक के लोअर साइड पे जो हमारा ये आपको नज़र आ रहा होता है, आप पालपेट करते हैं गले के अंदर एडम्स एप्पल, ये थायराइड कार्टिलेज होती है। तो थायराइड कार्टिलेज के भी थोड़ा सा नीचे ये मौजूद होता है, लोअर नेक की तरफ। अच्छा जी, एक्सटेंड फ्रॉम C5 टू T1। C5 टू T1 का आपको पता ही होगा कि ये वर्टिब्राज होती हैं, लेकिन रिवीजन के लिए मैं यहाँ पे आपको एक इमेज शो करता हूँ। तो ये बात इस तरह कर रहा है कि ये हमारे पास जो स्पाइन है, वर्टिब्रल कॉलम है, इसको हम लोगों ने मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल बोन। ये पहली वर्टिब्रल बोन है, तो इस पोर्शन को सारे के सारे को मैं बोलूँगा ये सर्विकल पोर्शन है, क्योंकि ये नेक रीजन के अंदर है। सर्विक्स मतलब कि नेक। फिर चेस्ट, थायराइड, ओके, थायराइड बोलता हूँ, सॉरी, थोरेसिक, तो ये थोरेसिक रीजन है क्योंकि ये चेस्ट का रीजन है। इस तरह लंबर रीजन है ये वाला, और उसके बाद सैक्रम और कॉकेक्स। तो यहाँ पे हमारे पास गले के अंदर थायराइड मौजूद है। तो यहाँ पे कितनी हड्डियाँ हैं? यहाँ पे टोटल 7 हड्डियाँ होती हैं, 7 सर्वाइकल स्पाइन्स होती हैं। उसके बाद थोरैक्स के अंदर थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी होती हैं, थोरेसिक स्पाइन्स कितनी होती हैं? 12। इसी के साथ हमारे पास लंबर रीजन में 5 होती हैं, सैक्रम के अंदर 5 और कॉक्सिक के अंदर 4। ये 5 और 4 ये दोनों फ्यूज़ हुई होती हैं, इसलिए हम सैक्रम को एक बोन ही मानते हैं और कॉक्सिक को एक बोन ही मानते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि ये इस रिलेशन से हमें बता रहा है कि कौन सी हड्डी के बराबर में ये मौजूद होगा। मिसाल के तौर पे उसने लिखा हुआ है C5, तो हम गिनते हैं C1 2 3 4 5 तक यहाँ पे होगा कहीं पे करके, और T1 तक, यहाँ तक ये नीचे T1। तो यहाँ से यहाँ तक ये सारा का सारा पोर्शन एंटीरियर साइड पे हमारे पास थायराइड ग्लैंड मौजूद होगा। आई होप दिस मेक सेंस। आगे लिखता है जी, सराउंडेड बाय प्रीट्रेकियल फेशिया। प्रीट्रेकियल फेशिया के अंदर हमारे पास और भी स्ट्रक्चर आते हैं। एक तो थायराइड ग्लैंड आ गया, और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है? फेरिंक्स, ट्रेकिया और एसोफेगस। फेशिया क्या होता है? फेशिया एक शीट है, आप कह लो एक चादर है, जिसने लपेटा हुआ है किस किस को? फेरिंक्स को, ट्रेकिया को, एसोफेगस को, और साथ में थायराइड को, जो कि हम स्टडी कर रहे हैं। अभी मैं उसकी इमेज भी आपको शो करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, बल्कि एक और इमेज मैं आपको शो करता हूँ, ये इमेज। तो इस इमेज के अंदर आप देखें तो ये रहा हमारा प्री ट्रेकियल फेशिया। ये प्री ट्रेकियल फेशिया ये बारीक सी झिल्ली नुमा एक लेयर है, चादर है, जिसने लपेटा हुआ है ये सारा का सारा। ये आप देख रहे हो, ये सारी की सारी इसने ये सारे स्ट्रक्चर अपने अंदर लपेटे हुए हैं, तो इसलिए इसने बोला है कि प्री ट्रेकियल फेशिया के अंदर ये। अब ये जो स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया था अगली पिक्चर्स के अंदर मैं आपको काट के दिखाऊँ, तो ये मैं काट के दिखा रहा हूँ गले का सेक्शन। तो ये साइडों पे क्या है? थायराइड है, और ये हमारे पास क्या है? ये बड़ा सा ये ट्रेकिया है, और ट्रेकिया के पीछे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? एसोफेगस पड़ा हुआ है, जिससे हम खुराक की नाली भी बोलते हैं। और ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर किसने सराउंड किए हुए हैं? प्री ट्रेकियल फेशिया के। तो प्री ट्रेकियल फेशिया के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? थायराइड ग्लैंड भी आ जाता है, और हमारे पास ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा थायराइड के अलावा भी हमारे पास मौजूद होते हैं, ट्रेकिया और एसोफेगस और थायराइड ग्लैंड, और फेरेंक्स भी आता है। फेरेंक्स गले को ही बोलते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जी सर्जिकल एनाटॉमी के। जब हम सर्जरी करते हैं तो ये इन चीज़ों का पता होना चाहिए। रिलेशनशिप ऑफ द थायराइड ग्लैंड क्या है? एंटीरियरली इसके क्या होगा, मीडियली क्या होगा, पोस्टीरियरली क्या होगा। तो वैसे ही हम लोगों ने देखना है, बिल्कुल काट के हम लोग देखेंगे कि इसके आगे क्या पड़ा है। गले वाले पोर्शन को हम काट के देखेंगे। तो जब हम लोग ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है? एंटीरियर साइड पे क्या देखने को मिलता है जी? एंटीरियर साइड पे हमें स्ट्रैप मसल देखने को मिलते हैं। ये थायराइड पड़ा हुआ है, इसके आगे क्या होंगे? मसल्स होंगे।
क्या नाम है उनका? सट्रैप मसल्स। सट्रैप मसल के अंदर 4 मसल आते हैं, स्टर्नोहायोइड मसल, स्टर्नोथायराइड मसल, थायराहायोइड मसल और ओमोहायोइड मसल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस इमेज के अंदर। आप देखें ये इमेज के अंदर, इस इमेज के अंदर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये है हायोइड बोन। कुछ मसल्स हायोइड बोन के ऊपर होते हैं जिनको हम सुप्रा हायोइड मसल्स बोलते हैं, कुछ हायोइड बोन के नीचे होते हैं जिनको हम इंफ्रा हायोइड मसल्स बोलते हैं। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये पीछे सर्वाइकल स्पाइन चल रही है, वर्टिब्रा चल रहे हैं, ये सारे के सारे सर्वाइकल हैं। तो हम लोगों ने देखा था C5 से T1 के दरमियान ये होता है, तो यहाँ पे बन रहा होगा C5, तो यहाँ पे करके हमारा थायराइड पड़ा होगा। तो इसके एंटीरियरली देखें आप, क्या हैं ये सारे के सारे मसल हैं इंफ्रा हायोइड के। क्या क्या नाम मैंने आपको बताया? एक थायरो हायोइड मसल जो कि 5 नंबर मसल है हमारा, ये 5 नंबर मसल, ये सारा का सारा क्या है? थायरो हायोइड। इसी तरह 6 नंबर मसल स्टर्नो थायरॉयड, स्टर्नो थायरॉयड मसल आपको यहाँ पे सारा का सारा एक्सटेंडेड नज़र आ रहा है। इसके अलावा ओमोहायोइड मसल 7 नंबर ओमोहायोइड, ये यहाँ पे जा रहा है। और 8 नंबर स्टर्नोहायोइड मसल, ये हमारे पास 8 नंबर स्टर्नोहायोइड मसल। तो ये चारों मसल्स को हम लोग जब कलेक्टिवली बोलते हैं तो हम इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? सट्रैप मसल, जो कि हायोइड के नीचे जो मसल मौजूद होते हैं। तो मैंने आपको ओरिएंटेशन बता दी कि थायराइड इनके बिल्कुल पीछे पड़ा होगा। ठीक हो गया। अब आते हैं हम लोग मीडियल साइड पे। मीडियली क्या पड़ा होगा इसके जी? ये मेरे पास लेट्स सपोज ये मेरे पास थायराइड है, थायराइड बटरफ्लाई शेप, ओके। तो इसके मीडियली देखेंगे इसके दरमियान में क्या पड़ा है, यहाँ पे जो जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम मीडियल स्ट्रक्चर बोलते हैं थायराइड का। उसको देखते हैं वो क्या क्या हो सकता है जी। ट्रेकिया हो सकता है, एसोफेगस हो सकता है, एक नर्व जिसको हम बोलते हैं रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, और एक और नर्व जिसको हम बोलते हैं सुप्रा लेरेंजियल नर्व की एक्सटर्नल ब्रांच। ओके, 2 नर्व्स पड़ी होती हैं, और ट्रेकिया और एसोफेगस। एक मैंने आपको पीछे फेशिया बताया है, प्री ट्रेकियल फेशिया, उसके अंदर आपने देखा था कि कैसे हमारे पास उस फेशिया के अंदर, मैं दोबारा से वही में दिखाता हूँ, ये था थायराइड ग्लैंड, और इसके पीछे देखें ये सारा का सारा थायराइड है, तो इसके पीछे देखें क्या पड़ा हुआ है? ट्रेकिया पड़ा हुआ है, और उसके पीछे क्या पड़ा हुआ है? एसोफेगस, और यहीं से 2 हमारे पास नर्व भी गुजरती है। ओके, ये हमारे पास इमेज हो गई खूबसूरत सी, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाई है। तो ये मीडियल साइड होगी। अब हम देखते हैं पोस्टीरियर साइड पे क्या पड़ा होगा। पोस्टीरियर साइड पे देखते हैं, पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास एक ग्लैंड और पड़ा होता है, पैराथायराइड ग्लैंड। और इसके अलावा क्या पड़ा होता है हमारे पास? क्रिकोइड कार्टिलेज पड़ी होती है, एक और कार्टिलेज, ये भी हमारे पास लेरेंक्स का हिस्सा है। और क्या पड़ी होती है? लोअर थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज का कुछ हिस्सा पड़ा होता है, एंड द कैरोटिड शीथ, और कैरोटिड शीथ एंड इट्स कंटेंट। कैरोटिड शीथ भी जैसे हम लोगों ने प्री ट्रेकियल फेशिया पढ़ा है, ऐसी ही एक शीथ होती है जिसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर पड़े होंगे। इस शीथ के अंदर क्या क्या पड़ा होता है? इसके अंदर इंटरनल जुगुलर वेन, वेगस नर्व और कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये 3 चीज़ें पड़ी होती हैं जी इसके अंदर कैरोटिड शीथ के अंदर। आइए देख लेते हैं इस इमेज के अंदर। अगर आप देखें तो ये मेरे पास क्या है, ये खूबसूरत सा, ये मेरे पास थायराइड ग्लैंड, इसके हम लोग अब पोस्टीरियरली देख रहे हैं इसके पिछले हिस्से के अंदर। तो यहाँ पे देखें ये सारा का सारा एरिया क्या है, इसको हम बोलते हैं कैरोटिड शीथ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैरोटिड शीथ। तो ये सारा का सारा एरिया क्या है? कैरोटिड शीथ। और यहाँ पे इसके अंदर आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक रेड, एक ब्लू, और एक आपको डिफरेंट कलर से यहाँ पे शो कराई हुई है। तो एक आर्टरी है, एक वेन है, और एक मेरे पास नर्व है, जिसकी हमने यहाँ पे बात की है कैरोटिड शीथ की। इंटरनल जुगुलर वेन, वेगस नर्व एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो आर्टरी कॉमन कैरोटिड, और वेन इंटरनल जुगुलर वेन, और नर्व वेगस नर्व, ये तमाम की तमाम चीज़ें कहाँ पे पड़ी हुई हैं? कैरोटिड शीथ के अंदर, जो कि पोस्टीरियरली पड़ी हुई है थायराइड ग्लैंड के। अंडरस्टैंड? एक बात। अब दूसरी चीज़ें हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड भी पड़े होते हैं नीचे की तरफ। ये मेरे पास थायराइड है, तो मैं पोस्टीरियरली अगर इसके जाऊँ, पीछे की तरफ जाऊँ, तो पीछे की तरफ नीचे करके यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड्स भी पड़े होंगे, जिनका हमने आगे जाके बात और भी मज़ीद करेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको बताया क्राइकॉइड कार्टिलेज और थायराइड कार्टिलेज भी यहाँ पे मौजूद होंगी। ओके हो गया जी। आगे हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद होगी तो आपके सर्जरी के टॉपिक्स भी साथ साथ क्लियर हो रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन इसका ये है कि इट प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड है तो थायराइड हार्मोन तो बनाएगा ही बनाएगा, जो कि
मेटाबॉलिज्म के अंदर और ग्रोथ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आगे जाके हम इसके फंक्शन देखेंगे। इसके अलावा इसके अंदर कुछ पैरा फॉलिकुलर सेल भी होते हैं जिनको हम सी सेल बोलते हैं। एक तो वो सेल हैं जो कि थायराइड हार्मोन बना रहे हैं, एक और किस्म के सेल होते हैं जिनको हम पैरा फॉलिकुलर सेल या सी सेल बोलते हैं जो कि कैल्सिटोनिन बना रहे होते हैं। कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये जब रिलीज़ होता है तो ये कैल्शियम होम्योस्टेसिस के अंदर हेल्प आउट करता है, कैल्शियम के होम्योस्टेसिस के अंदर, कि उसकी रेगुलेशन करता है। अगर तो कैल्शियम हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो कैल्सिटोनिन क्या करेगा, इट लोअर सीरम कैल्शियम, तो ये कैल्शियम की कंसनट्रेशन को कम करता है। एक और हमारे पास हार्मोन होता है जिसको पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं, ये उसका एंटागोनिज्म इफेक्ट करता है। एंटागोनिज्म किसको बोलते हैं, उल्ट इफेक्ट करना। तो आई होप यू गोट इट। कैल्सिटोनिन पैराथायराइड हार्मोन के उल्टा इफेक्ट करेगा, वो कैल्शियम को बढ़ाता है, ये कैल्शियम को लो करेगा। क्लियर। तो ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और थोड़ा मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। डैमेज टू द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, पैराथायराइड ग्लैंड, सिंपैथेटिक ट्रंक and even the nerve of carotid sheath is possible during the thyroidectomy because of thyroid location in anterior neck। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। थायराइडेक्टोमी होती है कि हम थायराइड को निकालना चाहते हैं गले से, उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है, कैंसर हो गया, कोई और मसला हो गया, अब हम चाहते हैं कि थायराइड को निकाल ही लिया जाए। तो इसके साथ साथ जितने भी स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाए, क्या क्या पढ़ा था, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व पढ़ी थी बिल्कुल, पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ा था बिल्कुल, मैंने आपको कहा वो पीछे की तरफ मौजूद होता है। सिंपैथेटिक ट्रंक अभी हमने देखनी है, वो भी मौजूद होती है, ये भी नर्व्स होती हैं। और कैरोटिड शीथ मैंने आपको बताई है, ये भी मौजूद होती है। तो ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर डैमेज होने का खतरा होता है जब हम थायराइडेक्टोमी कर रहे होते हैं, तो सर्जन को एहतियात करनी चाहिए कि वह इन स्ट्रक्चर्स को डैमेज ना करे। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के ऊपर थोड़ी सी ग्रॉस एनाटॉमी की। पहले हम लोगों ने इसके लोकेशन और इसके इर्द गिर्द के मामलों को देखा है, अब हम खुद थायराइड ग्लैंड को देखेंगे कि वो असल में है क्या। The thyroid gland is made up of left lobe and the right lobe connected by isthmus। इसकी हम लोगों ने बात कर ली है कि एक लूब राइट पे होता है, एक लेफ्ट पे होता है, दरमियान में उनको कनेक्ट करने के लिए isthmus होता है। एन ascending pyramidal lobe is present in 50% of population, जिसकी मैं बात कर रहा था कि कुछ लोगों के अंदर ये अब ग्लैंड है, लेट्स सपोज ये, और इसके दरमियान ये isthmus और यहाँ पे फिर ये लूब, ये लेट्स सपोज राइट है, ये लेफ्ट है और दरमियान में isthmus है। कुछ लोगों के अंदर यहाँ पे एक और हमारे पास लूप होता है जिसको हम पायरामिडल लूप बोलते हैं। ये 50% लोगों के अंदर होता है। क्यों होता है, इसका जवाब हमें एम्ब्रियोलॉजी देगी, जो कि हमारा आगे आने वाला टॉपिक है। ओके, द थायराइड ग्लैंड इज़ इनकैप्सुलेटेड बाय प्री ट्रेकियल फेशिया, जिसकी हमने अभी बात की है कि प्री ट्रेकियल फेशिया के अंदर हमारे पास ये लिपटा होता है। इसके अंदर प्री ट्रेकियल फेशिया के अंदर और चीज़ें भी मौजूद होती हैं, एसोफेगस और ट्रेकिया, जिसकी हमने बात की है। ये हमारे पास फॉल्स सर्जिकल कैप्सूल है, ये असल कैप्सूल नहीं है। असल कैप्सूल जो है वो थायराइड का अपना, जिसको हम बोलते हैं, वो है इंटरनल कैप्सूल, जो कि इसका ट्रू कैप्सूल है। इनर कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्लैंड। जो प्री ट्रेकियल फेशिया है ये ऊपर इसके झिल्ली चढ़ी हुई है जिसके अंदर बहुत सारे और ग्लैंड भी हैं, लेकिन जो इंटरनल कैप्सूल है उसको हम अलग नहीं कर सकते, वो पक्का पक्का इसके साथ जुड़ा हुआ है। ओके, और फार्म सेप्टाई डिवाइड द ग्लैंड इनटू लूब्स एंड लोब्यूल्स। ये इंटरनल कैप्सूल क्या करता है, ये पर्दे बनाता है थायराइड ग्लैंड के अंदर और उसको डिवाइड करता है डिफरेंट लूब्स के अंदर, ये राइट लूब और लेफ्ट लूब और ये isthmus, ये तमाम के तमाम पोर्शन। फिर इन पोर्शन के अंदर भी छोटे छोटे पोर्शन जिनको वो लोब्यूल्स बोल रहा है, तो उनके दरमियान जो स्ट्रक्चर होता है उसको इंटरनल कैप्सूल बोलते हैं। ये उस ग्लैंड का हिस्सा ही होता है, इसको हम अलग नहीं करते जब हम थायराइड को निकाल रहे होते हैं। तो आई होप ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा दोबारा से आते हैं, ये सेक्शन को देखते हैं कट के। ये लड़की आपको नज़र आ रही होगी, इसका यहाँ से गला काट के हम लोग ऊपर से या नीचे से, आप किसी भी हवाले से बोल सकते हो, हम लोग देख रहे हैं। थायराइड ग्लैंड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये थायराइड ग्लैंड है, ये सारा का सारा। आगे भी यहाँ पे थायराइड ग्लैंड ही होता है। पीछे इसके यहाँ पे देखिए आपको ट्रेकिया नज़र आ रहा है, ये एसोफेगस है। ये हमारे पास क्या है, ये वो शीथ है जिसके अंदर 3 स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं जिसकी हमने अभी बात की है पोस्टीरियर साइड पे। ओके, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, वेगस नर्व है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और इंटरनल जुगुलर वेन है। तो सारे के सारे स्ट्रक्चर डैमेज हो सकते हैं जब हम इस थायराइड को निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी एनाटॉमी के हवाले से होनी चाहिए। और ये है जी हमारे पास
एक इमेज, अल्ट्रासाउंड इमेज, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं थायराइड ग्लैंड को। आप कह रहे होंगे कि थायराइड ग्लैंड तो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, तो बिल्कुल आ रहा है जी थायराइड ग्लैंड नज़र। ये 3 नंबर स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारे पास ये सारा का सारा क्या है, ये ट्रेकिया है। और ट्रेकिया की साइडों पे क्या लिपटा हुआ था, थायराइड ग्लैंड। तो ये इसका राइट लूब है 2 नंबर, ये लेफ्ट लूब है, और ये आगे से इसका हिस्तमस वाला पोर्शन है। तो ये सारा का सारा क्या है, ये थायराइड ग्लैंड ही आपको नज़र आ रहा है। और ये 5 और 6 ये हमारे पास वो वेसल्स हैं जो कि हम लोगों ने अभी इस इमेज के अंदर देखी हैं। कौन सी वाली, ये कॉमन कैरोटिड और इंटरनल जुगुलर। बिल्कुल यहाँ पे अगर आपको ये इमेज नज़र आ रही है ना, तो बिल्कुल यही हम अल्ट्रासाउंड के अंदर यही चीज़ें देख रहे हैं। ओके, तो ये 1 वाली भी क्या है, ये भी आर्टरी है। ओके, इंटरनल जुगुलर वेन और कॉमन कैरोटिड आर्टरी हमें देखने को मिलती है, और ये सारा का सारा लूब और ट्रेकिया देखने को मिल रहा है, और कहीं पे पीछे यहाँ पे करके एसोफेगस भी मौजूद होगा। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी, आपको अल्ट्रासाउंड भी देखना आ गया, कितनी बड़ी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन आप गेट कर चुके हैं, और कितना आपको आसानी से इन चीज़ों की समझ आ रही है, क्योंकि हर चीज़ को मैंने इमेज के साथ यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। अब बात करते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है वास्कुलेचर एंड इनर्वेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। कि थायराइड ग्लैंड को आर्टरी कौन सी सप्लाई कर रही है, वेन कौन सी सप्लाई कर रही है, और इसको जो नर्व है वो कौन सी सप्लाई कर रही है। तो इसको हम लोग आज देखते हैं। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि हम लोग जब इनर्वेशन देखते हैं तो हम लोग बेसिकली क्या देख रहे होते हैं, ब्लड सप्लाई कौन सी है, नर्व सप्लाई कौन सी है, और तीसरा लिम्फेटिक वेसल्स कौन सी आ रही हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पे हो रहा है। लिम्फेटिक ड्रेनेज क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लिम्फेटिक रूट से बहुत सारे कैंसर फैलते हैं बॉडी के अंदर, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करने लगे हैं ब्लड सप्लाई की, तो ब्लड आर्टेरियल और वेनस ब्लड सप्लाई की। आर्टरी की जब हम बात करें तो 2 ही आर्टरीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, एक सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो कि ऊपर वाले हिस्से को सप्लाई देगी, और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी जो नीचे वाले हिस्से को सप्लाई देगी। सिंपल। एक और आर्टरी होती है जिसको हम थायराइड ईमा आर्टरी बोलते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ लोगों में होती है कुछ लोगों में नहीं होती। जो मेन है वो सुपीरियर थायराइड और इन्फीरियर थायराइड, याद हो गई। इसके बाद अब हम बात करते हैं सुपीरियर थायराइड किसको इनर्वेट कर रही है। ये हमारे पास सुपीरियर एंड इंटीरियर पोर्शन ऑफ द ग्लैंड को सप्लाई दे रही है, ब्लड सप्लाई दे रही है। ओके, और ये साथ साथ सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड को भी सप्लाई दे रही है। ओके, इसके अलावा इन्फीरियर थायराइड मैंने आपको बताया पोस्टीरियर और इन्फीरियर पोर्शन को ये सप्लाई दे रही है, और साथ साथ इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड को भी ये सप्लाई दे रही है। अब ये निकलती कहाँ से हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी हमारे पास कहाँ से निकल रही है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी कहाँ से निकल रही है, थायरो सर्वाइकल ट्रंक से या ब्रांच ऑफ सबक्लेविन आर्टरी से। और इमा आर्टरी कहाँ से निकली है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक ऑफ द अयोटा से। आप कह रहे होगे कि ये क्या बोली जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, मैं आपको भी समझाता हूँ। ये इमेज बेस बातें हैं, इमेज के बगैर इनकी समझ नहीं आती। यहाँ पे देखें जी, ये है मेरे पास खूबसूरत सा थायराइड ग्लैंड, ये नीचे हमारे पास कहीं पे मौजूद होगा हार्ट, और हार्ट से निकल रहा है अयोटा। अयोटा से 3 मेन वेसल्स निकलती हैं, 3 मेन वेसल्स। क्या नाम होते हैं उनके, एक को हम लोग बोलते हैं, ये 3 आपको नज़र आ रही हैं मेन बड़ी बड़ी आर्टरीज। ओके, तो एक को हम लोग बोलते हैं ये थायराइड। यहाँ पे हमें 1 मिनट, वेट अ मिनट। ओके, मेरी आवाज़ क्लियर है जी। तो अब इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे अयोटिक आर्च से हमारे पास 3 वेसल्स निकल रही हैं। लेकिन इस इमेज से अच्छी एक और इमेज मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप अगर इस इमेज के अंदर आएँ तो यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास आर्च ऑफ अयोटा, नीचे हमारे पास हार्ट है जो कि पंप कर रहा है ब्लड को। यहाँ पे आपको मैंने वेसल्स के अंदर जो बुनियादी असूल है वो बता चुका हूँ कि हमारे पास जो आर्टरीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं मेन, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। हमने इस इमेज के अंदर कनेक्शन बनाना है सुपीरियर थायराइड आर्टरी का विद एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी का विद थायरो सर्वाइकल ट्रंक या ब्रांच ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी। अभी हम देखते हैं इसका क्या मतलब है, और हम थायराइड इमा आर्टरी को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे उस इमेज के अंदर अगर हम मिल जाए तो आइए देखते हैं जहन के अंदर क्या होना चाहिए, सुपीरियर थायराइड और इन्फीरियर थायराइड।
तो ये हमारे पास दोबारा से इस इमेज के ऊपर आते हैं। ये हमारे पास आर्च ऑफ अयोटा है। यहाँ से 3 मेन वेसल्स निकलती हैं। एक को हम बोलते हैं ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, दूसरी को हम बोलते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कौन से वाली? लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये लिखा हुआ है लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। एक और वेसल निकलती है जिसको हम बोलते हैं लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये दोनों जो हैं ये अलग अलग निकलती हैं। लेफ़्ट साइड वाली लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये अलग अलग निकलती हैं, जबकि राइट वाली दोनों इकट्ठी होकर निकलती हैं, बाद में वो सेपरेट होती हैं। इकट्ठी होकर जब ये निकलती हैं राइट वाली, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। आगे जाके देखें आप, दोबारा से कॉमन कैरोटिड बन गई राइट, और राइट सबक्लेवियन आर्टरी बन गई। ओके, तो यहाँ पे लेफ़्ट वाली जो होंगी वो अकेली निकलेंगी, और जो राइट वाली होंगी वो इकट्ठी निकलेंगी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक बनाकर, और आगे जाके थोड़ा सा आगे जाके वो खुद फिर से 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। मेन जो होती हैं वो 3 निकलती। अब हमने ढूंढनी है अपनी सुपीरियर थायराइड आर्टरी, जो कि कहाँ से निकल रही थी? हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड के अंदर। तो यहाँ पे कैरोटिड का लफ्ज़ कहाँ पे आया? इस वेसल के अंदर आया, जो कि थी कॉमन कैरोटिड, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड। इसी तरह राइट कॉमन कैरोटिड, ये ऊपर को जा रही हैं, जाती कॉमन कैरोटिड 2 के अंदर कन्वर्ट हो गई। एक को बोलते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड और एक को बोलते हैं इंटरनल कैरोटिड। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल कैरोटिड। तो एक्सटर्नल कैरोटिड से हमारी कौन सी वेसल की ब्रांच निकल रही है? सुपीरियर थायराइड आर्टरी। तो बहुत बहुत मुबारक हो, हमें अपनी वेसल मिल गई है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। कहाँ से निकल रही है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। अब हम दूसरी अपनी आर्टरी को ढूंढते हैं, जो कि है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। अच्छा, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी कहाँ से निकल रही है? यहाँ से देखते हैं दोबारा से। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी फ्रॉम थायरो सर्वाइकल ट्रंक, ब्रांच ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी। तो सब क्लेवियन आर्टरी को देखते हैं कहाँ पे पड़ी है। ये जी हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, किसी भी साइड से देख लें, लेफ़्ट से या राइट से। तो मैंने आपको कहा लेफ़्ट वाली सब क्लेवियन आर्टरी वो डायरेक्टली निकलती है, और जो राइट वाली है वो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की सूरत में निकलती है। तो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक बनी, उसके बाद ये 2 के अंदर कन्वर्ट हुई, कॉमन कैरोटिड और राइट सब क्लेवियन के अंदर। राइट कॉमन कैरोटिड और राइट सब क्लेवियन, राइट सब क्लेवियन की तरफ गए। राइट सब क्लेवियन से क्या निकला? थायरो सर्वाइकल ट्रंक, जिसकी पीछे भी लिखा हुआ है हमने। थायरो सर्वाइकल ट्रंक की एक ब्रांच है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। तो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी आप लोग देख सकते हैं कहाँ से निकल रही है? थायरो सर्वाइकल ट्रंक से। थायरो सर्वाइकल ट्रंक कहाँ से निकल रहा है? राइट सब क्लेवियन आर्टरी से। राइट सब क्लेवियन आर्टरी किसका हिस्सा है? ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक का, और ये अल्टीमेटली अयोटा का। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे भी बिल्कुल सेम, लेफ़्ट सब क्लेवियन तो डायरेक्टली निकल रही है, इसमें से क्या निकलेगा? राइट थायरो सर्वाइकल ट्रंक, और राइट थायरो सर्वाइकल ट्रंक से इन्फीरियर थायराइड आर्टरी लेफ़्ट वाली। इसी तरह एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हम राइट वाली देख रहे थे, लेफ़्ट से भी सेम सुपीरियर थायराइड आर्टरी यहाँ से निकलेगी। तो सुपीरियर थायराइड और इन्फीरियर थायराइड हमारी हो गई। अब जो हमारे पास एक और आर्टरी थी जिसकी हमने बात की है, थायराइड इमा आर्टरी, किसी में होती है किसी में नहीं होती। कहाँ से निकलती है? ये अनपेयर्ड होती है, दोनों पेयर्ड हैं, राइट और लेफ़्ट हैं, ये सिर्फ एक ही निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक अभी आप सोचिए क्या था? ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक वो था जो हम लोग कॉमन कैरोटिड और राइट सब क्लेवियन जब इकट्ठी होकर निकलती हैं तो उनको हम बोलते हैं राइट साइड पे ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। तो अभी आते हैं इस इमेज की तरफ। राइट साइड पे कॉमन कैरोटिड और क्लेवियन जब इकट्ठी होकर निकलती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रेकियोसेफेलिक। तो यहाँ से कोई आर्टरी निकलेगी जिसको हम लोगों ने इमा आर्टरी बोला हुआ है। यहाँ पे देखिए एक आर्टरी निकल रही है, बिल्कुल निकल रही है, जिसको हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है? थायराइड इमा आर्टरी। तीनों आर्टरीज हमें मिल गई हैं इस पिक्चर के अंदर। थायराइड इमा आर्टरी भी मिल गई है जो कि ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकले। अब आप ये सोचें कि ये अनपेयर्ड क्यों है, सिंगल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भाईजान ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है ही नहीं। यहाँ पे अगर एक और ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक होता तो यहाँ से हो सकता है थायराइड इमा भी निकल आती। क्योंकि ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक एक ही है तो एक ही थायराइड इमा आर्टरी निकल रही। यहाँ पे तो अलग अलग ऑलरेडी वो हुई हुई हैं। यहाँ पे जो है कुदरती तौर पे ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक बना और फिर ये 2 अलग होती हैं मेन आर्टरीज। ओके, क्लियर? ये तीनों आर्टरीज हम लोगों ने देख ली, ये कहाँ से निकल रही है ये भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब आते हैं वेनस ड्रेनेज की तरफ। आसान था बिल्कुल आर्टरियल सिस्टम। इसी तरह वेनस सिस्टम बिल्कुल आसान है। सुपीरियर थायराइड वेन, मिडिल थायराइड वेन और इन्फीरियर थायराइड वेन। ओके, कहाँ पे ड्रेन होती हैं? इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। और ये कहाँ पे ड्रेन होती है इन्फीरियर वाली? ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर। ओके, दोबारा से सुपीरियर थायराइड वेन, मिडिल थायराइड वेन और इन्फीरियर थायराइड वेन। सुपीरियर थायराइड वेन और मिडिल थायराइड वेन
एक जगह पे इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर ड्रेन होंगी और इन्फीरियर थायराइड वेन कहाँ पे होगी, ब्रेकियोस्फेलिक वेन के अंदर। आइए देख लेते हैं। हमारे पास क्या था, सुपीरियर थायराइड वेन। पहले हम अपनी वेन्स को एलेबोरेट करते हैं। सुपीरियर थायराइड वेन जो कि ऊपर होगी, मिडिल थायराइड वेन जो कि दरमियान में होगी, इन्फीरियर थायराइड वेन जो कि नीचे होगी। हम लोगों ने ये बात की है कि सुपीरियर और मिडल ये हमारे पास कहाँ पे ड्रेन होगी, इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। यहाँ पे देखें, यहाँ से निकल रही है सुपीरियर थायराइड, इंटरनल जुगुलर के अंदर गई। यहाँ से निकल रही है मिडल, वो कहाँ पे गई, इंटरनल जुगुलर के अंदर गई। जबकि जो इन्फीरियर थायराइड है वो कहाँ पे जाके खुलेगी, लेफ्ट ब्रेकियोस्फेलिक वेन के अंदर, ब्रेकियोस्फेलिक वेन के अंदर। ईजी पीजी, ओके। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, ये हमारे पास इंटरनल जुगुलर है, सुपीरियर थायराइड यहाँ वाली यहाँ पे खुल रही है, यहाँ वाली यहाँ पे खुल रही है। जबकि यहाँ वाली जो इन्फीरियर थायराइड है वो ब्रेकियोस्फेलिक वेन के अंदर खुल रही है। ईजी पीजी, ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड पड़ा हुआ है खूबसूरत सा दरमियान में। आसान था, बहुत आसान था। अब आते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज के ऊपर। लिम्फेटिक ड्रेनेज हमारे पास क्या है, पैराट्रेकियल नोड्स, पैराट्रेकियल नोड और डीप सर्वाइकल नोड। अगर आपको थायराइड की लोकेशन का पता है तो आप लिम्फेटिक ड्रेनेज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ट्रेकिया के पास पड़ा है तो पैराट्रेकियल नोड। और सर्वाइकल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सर्वाइकल रीजन के अंदर ही पड़ा हुआ है, क्योंकि गले के अंदर पड़ा है, तो डीप सर्वाइकल नोड भी इसको, इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज को लेकर चलते हैं। इसके बाद नर्व सप्लाई, एक हमारे पास वेगस नर्व जो कि पैरासिम्पथेटिक सिस्टम इसका लेकर आती है। दो ही सिस्टम होते हैं, ऑटोनोमिक पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक। पैरासिम्पथेटिक जो हमें आराम देता है, जो सुकून देता है, वो कौन सी नर्व इसकी सप्लाई करती है इसको, पैरासिम्पथेटिक नर्व, वेगस नर्व। जबकि सिंपथेटिक सिस्टम जो है वो कहाँ से निकलता है इसका, सर्वाइकल गैंग्लिया से, सर्वाइकल गैंग्लिया से। और सिंपथेटिक ट्रंक, सिंपथेटिक ट्रंक हमारे पास एक जब मैं आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊँगा न्यूरोनॉटमी के बारे में, तब मैं आपको बताऊँगा कि सिंपथेटिक सिस्टम कैसे ब्रांचेस बनाता है और कैसे ऑर्गन्स की तरफ जाता है। तो वो डिफरेंट गैंग्लिया बनाता है। तो उनमें से एक गैंग्लिया जो गले के पास पड़ा होता है उसको सर्वाइकल गैंग्लिया बोलते हैं। सर्वाइकल गैंग्लिया की 3 किस्म के सर्वाइकल गैंग्लिया होते हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। तो ये तीनों के तीनों इसको सप्लाई कर रहे होते हैं, सुपीरियर भी, मिडल भी और इन्फीरियर भी, जो कि कहाँ से निकल रहे होते हैं, सिंपथेटिक ट्रंक से, क्योंकि सिंपथेटिक इन्फॉर्मेशन है। ओके, आगे क्या लिखता है जी, आगे लिखता है जी, द इन्फीरियर थायराइड आर्टरी रन क्लोज टू द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व एंड द सुपीरियर थायराइड आर्टरी क्लोज टू द सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, बोथ नर्व आर एट द रिस्क ऑफ थायराइड सर्जरी। थायराइड सर्जरी हम जब करते हैं, वो कह रहा है कि जब वेसल्स को भी हमें काटना पड़ता है कि नहीं काटना पड़ता। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी क्या थी, जो नीचे वाले लूप को सप्लाई कर रही थी, और सुपीरियर जो हमारे पास सुपीरियर थायराइड आर्टरी थी वो किसको सप्लाई कर रही थी, ऊपर वाले हिस्से को सप्लाई कर रही थी। वो कह रहा है कि इन्फीरियर थायराइड आर्टरी एक नर्व के पास पड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, और जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है ये कहाँ पे मौजूद होती है, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व के पास। तो जब हम इन आर्टरीज़ के साथ खेलते हैं तो ये नर्व डैमेज होने का ख़तरा होता है। अच्छा, ये नर्व्स जा कहाँ पे रही होती हैं, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व और सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, ये ब्रांचेज हैं वेगस नर्व की ही, जो कि हमारे पास हमारे इसको भी सप्लाई कर रही होती है थायराइड को। तो ये असल में ये नर्व्स की ब्रांचेस, वेगस नर्व की ब्रांचेस कहाँ पे जा रही होती हैं असल में, लेरिंग्स के अंदर, गले के अंदर, आवाज़ देने वाले हिस्से के अंदर। तो जब हम लोग थायराइड सर्जरी करते हैं, थायराइड के साथ छेड़छाड़ करते हैं सर्जरी के अंदर, तो अगर तो ये नर्व्स डैमेज हो जाएं तो बंदा बोलने से चला जाता है, उसको बोलने की जो है वो इनर्वेशन उसकी ख़त्म हो जाती है। लेरिंग्स की इनर्वेशन जाएगी तो वो बोल नहीं पाएगा, इसलिए हमें बचाना पड़ता है इन नर्व्स को जब हम सर्जरी करते हैं। मैं बार बार ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। ओके, सो इस इमेज के अंदर अगर आप लोग देखें तो इस फिनोमिना को बेहतरीन तरीके से जो है दिखाया गया है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये है वेगस नर्व, ऊपर से आ रही है वेगस नर्व, नीचे आती है और इसकी एक ब्रांच निकलती है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। फिर वेगस जाती जाती नीचे चली जाती है और फिर यहाँ से मुड़ के ऊपर को आती है। वेगस ऊपर से नीचे आ रही थी, इसने एक ब्रांच दी जिसको हमने बोला सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, नीचे आती 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 जब ये एओर्टा की आर्च के पास पहुँचती है तो यहाँ से घूम कर फिर से ऊपर को जाती है। जब ये घूम कर ऊपर को जाएगी तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। रिकरेंट लेरेंजियल, रिकरेंट का मतलब है दोबारा से आना। तो ये
होना तो ये चाहिए था कि वेगस आ रही है, जैसे इसने सुपीरियर लेरेंजियल नर्व की ब्रांच निकाली यहाँ से, यहाँ पे आती तो यहाँ पे एक और ब्रांच निकाल देती, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, नीचे जाती जाती यहाँ से घूम के ऊपर को आई, इसलिए हमने इसको रिकरेंट लेरेंजियल नर्व बोला। अब हम देखते हैं हमारी आर्टरीज़ कौन कौन सी इसके पास पास पड़ी हुई हैं। यहाँ पे देखें, ये सुपीरियर आर्टरी है, सुपीरियर लेरेंजियल थायराइड आर्टरी है, बिल्कुल है। ये किसके पास पड़ी हुई है? सुपीरियर लेरेंजियल नर्व के पास। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, ये जो यहाँ से निकल रही है ये इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है, बिल्कुल है। ये किसके पास पड़ी हुई है? ये हमारे पास पड़ी हुई है इन्फीरियर लेरेंजियल नर्व के पास, ओके, या लिकरेंट लेरेंजियल नर्व के पास, ओके। तो इनके हमारे पास डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें इन नर्व्स को बचाना होता है। अगर ये नहीं बचती तो आदमी जो है वो बोलने की सकत खो सकता है। अंडरस्टैंड? तो ये आपने ये फिनोमिना याद रखना है। ओके हो गया। आगे ये वेनस सप्लाई मैंने आपको बताया, तो उसको एलेबोरेट किया हुआ है यहाँ पे, इसको दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से इसको ऑलरेडी समझा दिया है जो कलेक्टिव इमेज थी उसके अंदर। ओके जी, तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और लेरेंक्स के मज़ीद स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। एक तो हमने देख लिया कि लूब्स हैं, राइट लूब, लेफ़्ट लूब, दरमियान में इस्टमस है, अगर तो पायरामिडल लूब बनता है, कहीं में नहीं बनता, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देख ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक लूब को, किसी भी लूब को उठा लो, वहाँ पे हो क्या रहा होता है उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, वहाँ पे क्या चल रहा होता है, क्या नहीं चल रहा होता, ये तमाम की तमाम डिटेल जिसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं उसको देखने लगे हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, दो मेन लूब हैं, राइट लूब, लेफ़्ट लूब। अगर तो पायरामिडल लूब बन जाए तो ठीक है, ना बने तो ना बने। अब हम एक लूब के अंदर देखने लगे हैं क्या पढ़े हमें। एक लूब के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? लोब्यूल्स। तो थायराइड के मुख्तलिफ लोब्यूल्स होते हैं, बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं जो कि पड़े होते हैं। मेन कंपोनेंट क्या होता है इन लोब्यूल्स का? थायराइड फॉलिकल्स, थायराइड फॉलिकल्स। अब ये वोकैबुलरी आपने समझते जाना। सबसे पहले लूब थे बड़े बड़े, उनके अंदर लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल्स के अंदर क्या पड़े हुए हैं? थायराइड फॉलिकल्स। क्या पड़े हुए हैं? थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल के अंदर क्या है, क्या क्या रखता है थायराइड फॉलिकल? सारी कहानी थायराइड फॉलिकल की ही है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट। ये स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है। जब हम जाते जाते हैं माइक्रोस्कोपिकली देखते जाते हैं तो थायराइड फॉलिकल के ऊपर आके देखते हैं हम, सारे फंक्शन हमें समझ आ जाते हैं। एक थायराइड फॉलिकल को देख लें, स्टडी कर लें, तो हमें पूरे थायराइड की समझ आ जाती है। तो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है, स्फेरिकल होता है, गोल सा होता है, और वेजिकुलर कंपोनेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड लाइंड विद द एपिथेलियम। तो इस इंफॉर्मेशन को आप याद कर सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। फॉलिकुलर ल्यूमन, सेंट्रल कैविटी फिल्ड विद कोलॉइड। इसके जो थायराइड फॉलिकल है ये गोल सा होता है, वो कह रहा है। इसके साइडों पे एपिथेलियम सेल्स पड़े होते हैं, दरमियान में इसके कुछ चीज़ पड़ी होती है जिसको बोल रहा है कोलॉइड होता है। और कोलॉइड के अंदर क्या पड़ा होता है? थायरोग्लोबुलिन पड़ा होता है, द थायराइड हार्मोन प्रिकर्सर। अल्टीमेटली हमने बनाना क्या है? थायराइड हार्मोन ही बनाना है ना, तो उसका प्रिकर्सर थायरोग्लोबिन होता है जो कि यहाँ पे पड़ा होता है, ओके। एपिथेलियम की बात की है, साइडों पे एपिथेलियम होती है। एपिथेलियम के अंदर क्या क्या होते हैं? एक तो थायराइड एपिथेलियम सेल होंगे जो कि मेन सेल हैं, और एक सी सेल होंगे। सी सेल वो मैंने आपको बताया था कैल्सिटोनिन बनाते हैं, ओके। ओके जी, इंटर फॉलिकुलर स्पेस, मिसाल के तौर पे एक फॉलिकल ये पड़ा हुआ है और एक फॉलिकुलर ये पड़ा हुआ है, इनके दरमियान जो स्पेस है इसको इंटर फॉलिकुलर स्पेस कहते हैं। इंटर फॉलिकुलर स्पेस के अंदर क्या पड़ा हुआ है जी? कनेक्टिव टिश्यू पड़े हुए हैं। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू पड़ा हुआ है? रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। बहुत किस्म के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इनके एक किस्म है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। और कैपिलरीज होती हैं, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी, ताकि ब्लड सप्लाई दी जाए। फैसिलिटेट द रिलीज़ ऑफ हार्मोन, और हार्मोन वगैरह भी यहाँ से रिलीज़ होकर आसानी से जब रिलीज़ करते हैं ये फॉलिकल्स यहाँ से हार्मोन रिलीज़ करें तो यहाँ पे कोई कैपिलरी पड़ी है तो वो जल्दी से इसको लेकर ब्लड सप्लाई के अंदर ले जाएगी। लिम्फेटिक वेसिकल्स पड़ी होती हैं, एडिपोसाइड पड़े होते हैं, और सिंपैथेटिक नर्व, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बाहर पड़ी होती हैं। यूनिट की समझ आ गई। यूनिट है जी थायराइड फॉलिकल। थायराइड फॉलिकल के अंदर पड़ा हुआ है कोलॉइड। कोलॉइड के अंदर एक चीज़ पड़ी हुई है जिसको हम बोलते हैं थायरोग्लोब्युलिन, जो कि आगे जाके थायराइड हार्मोन बनाने में हेल्प आउट करेगा। इसके साइडों पे क्या पड़े हुए हैं? एपिथेलियम सेल। एपिथेलियम सेल जो मेन पड़ा हुआ है वो है थायराइड एपिथेलियम सेल। तो फॉलिकल की लाइनिंग को किसने कवर किया हुआ है? थायराइड एपिथेलियम सेल्स ने। और ये हमारे पास पूरा का पूरा थायराइड फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। और इनके दरमियान इंटर फॉलिकुलर स्पेस के अंदर क्या पड़ी हुई है? कैपिलरीज पड़ी हुई है, लिम्फेटिक वेसल पड़ी हुई है, सिंपैथेटिक नर्व पड़ी हुई है। अंडरस्टैंड? आइए एक खूबसूरत सी इमेज भी देख लेते हैं। इस इमेज के अंदर
उसने जूम करके हमें दिखाया हुआ है कि असल में फॉलिकल होता क्या है, थायराइड फॉलिकल होता क्या है। ये 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे फॉलिकल दिखाए हुए हैं। ओके, एक फॉलिकल को हम लोग देखते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास है जी फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल असल में क्या है, वो एपिथेलियम सेल हैं जिनकी हमने बात की है। थायराइड फॉलिकुलर सेल इनको बोल सकते हैं या फॉलिकुलर सेल बोल लो। दरमियान में क्या है इसके, कोलोइड पड़ा हुआ है जिसके अंदर ऐसा कोई केमिकल पड़ा हुआ है जो कि आगे जाके हार्मोन की सिंथेसिस के अंदर हेल्प आउट करेगा। और सी सेल हमारे पास ये फॉलिकुलर सेल के भी बाहर पड़े हुए हैं। तो एमसीक्यूज़ ये है कि सी सेल का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कोलोइड के साथ, फॉलिकुलर सेल का है, जिनको हम लोगों ने थायराइड फॉलिकुलर सेल भी बोलते हैं, जो कि थायराइड बनाते हैं। और यहाँ पे देखो कैपिलरीज पड़ी हुई हैं इंटर फॉलिकुलर स्पेस के अंदर। ओके, यहाँ पे और भी चीज़ें होंगी, सिंपैथेटिक इनर्वेशन होंगी, एडिपोसाइट होंगे। अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे थोड़ा सा इन सेल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल के साथ बताया गया। 2 ही सेल हैं, थायराइड एपिथेलियम सेल जिनको फॉलिकुलर सेल भी बोलते हैं, और सी सेल जिनको पैराफॉलिकुलर सेल भी बोलते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन कोलोइड के साथ किसका है, थायराइड एपिथेलियम सेल का, जिनको हम फॉलिकुलर सेल भी बोल रहे हैं। और यही हमारे पास क्या बनाते हैं, थायराइड हार्मोन भी बनाएंगे। पैराफॉलिकुलर सेल क्या बनाएंगे, कैल्सिटोनिन बनाएंगे। ओके जी, थायराइड एपिथेलियम सेल क्या कहते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बेजोफिलिक होंगे। ये डाई का नाम है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम होंगे, क्यूबॉइड की शक्ल के अंदर है, देखें क्यूब की शक्ल के अंदर है ये सेल सारे के सारे, देख रहे हैं आप। अरेंज इन स्फेरिकल फॉलिकुलर सराउंड द कोलॉइड, ये भी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली है कि कोलॉइड के इर्द गिर्द ये एक गोल दायरा बनाएंगे। इनके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, TSH रिसेप्टर होते हैं। TSH एक हार्मोन होता है जो आके इनको इनके साथ अटैच होता है और इनको बताता है कि भाईजान थायराइड बनाने की तैयारी करो, जो कि आपका काम है। इसका फंक्शन क्या है, अमीनो एसिड एंड आयोडाइन को लेता है अपनी बेजोलेटरल साइड से। बेजोलेटरल साइड कौन सी है जी, ये है बेजोलेटरल साइड। बाहर वाली साइड को बेजोलेटरल साइड बोलते हैं, क्योंकि बाहर वाली साइड पे क्या है, कैपिलरीज पड़ी हुई। तो कैपिलरी से ही इसने सारा सामान लेना है ना, अमीनो एसिड इसने यहाँ से लेने हैं, आयोडीन इसने यहाँ से लेनी है, तो ये बेजोलेटरल साइड है। ओके, तो बेजोलेटरल साइड से ये क्या लेगा, अमीनो एसिड उठाएगा, आयोडीन उठाएगा, और क्या बना देगा, सिंथेसाइज, सक्रीट एंड स्टोर थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन बनाएगा। एंड थायराइड परऑक्सीडेज एक एंजाइम है। ये दोनों चीज़ें होंगी तो थायराइड बनेगा। स्टोर इन आयोडीन रिच जेलेटिनस थायराइड कोलॉइड। ओके, और आयोडीन हमारे पास ये उठाएगा ब्लड से, और ये स्टोर कर लेगा किसके अंदर, इस डैम के अंदर, इस कोलॉइड के अंदर। आप देख रहे हो ना ये सेल कितने जो है वो तेज़ हैं कि यहाँ से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उठाई इन्होंने। इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ, चीज़ें उठाई, अमीनो एसिड उठाया, आयोडीन उठाई, और इन्होंने अपने अंदर कुछ मैकेनिज़्म किए, और यहाँ पे ये अब आयोडीन भी स्टोर करते जा रहे हैं। और जो इनको ज़रूरत है थायराइड बनाने के लिए, क्या क्या ज़रूरत है, थायरोग्लोबुलिन और थायराइड परऑक्सीडेज एक एंजाइम, वो भी बना लिया। अब ये तैयार हैं थायराइड बनाने के लिए। सी सेल की बात करें तो ये क्या बनाते हैं, पैराथायराइड हार्मोन। ये पेल कलर के हमें देखने को मिलते हैं जब हम देखते हैं बिटवीन थायरोसाइड, थायरोसाइड के दरमियान ये पड़े जाते हैं। थायरोसाइड कुछ भी नहीं है, थायराइड एपिथेलियम सेल को ही नाम है। ओके जी, फाउंड अलोंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ थायराइड एपिथेलियम। बेसमेंट मेम्ब्रेन मैंने आपको बता दिया कौन सी है, बेजोलेटरल साइड है, विच सराउंड द फॉलिकुलर एंड हैज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द फॉलिकुलर ल्यूमन। तो फॉलिकुलर ल्यूमन के साथ, कोलॉइड के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, मैंने आपको बताया। सरफेस रिसेप्टर इसके ऊपर कौन सा होता है, उनके ऊपर TSH का था, तो यहाँ पे कौन सा होगा, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर, क्योंकि इनका काम कैल्शियम को लो करना है। अगर तो कैल्शियम हाई होगी, इनके ऊपर रिसेप्टर हैं जो कि चेक करेंगे, और इन्होंने आगे से आर्डर देना है कि कैल्शियम को भाईजान लो किया जाए। हार्मोन प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ ग्रैन्यूल्स, कौन सा हार्मोन बनाता है, कैल्सिटोनिन, मैंने आपको बता दिया। कैसे बनाता है, एक चीज़ बनाता है जिसको बोलते हैं प्रो कैल्सिटोनिन, उसके बाद प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज ऑफ द N एंड C टर्मिनल ऑफ द पेप्टाइड, इसको तोड़ता है। प्रो कैल्सिटोनिन एक लंबी चेन है, इसको तोड़ेगा और कन्वर्ट कर देगा कैल्सिटोनिन के अंदर और भेज देगा ब्लड की तरफ। ओके, भेज देगा ब्लड की तरफ। अच्छा जी, और क्या करता है, इसके अलावा भी और कोई काम है जी, सक्रीट सेवरल न्यूरोएंडोक्राइन पेप्टाइड इन सिमिलर क्वांटिटी सच एज सेरोटोनिन भी बनाता है ये। ओके, सोमैटोस्टेटिन भी बनाता है, डोपामिन भी बनाता है, TRH भी बनाता है, मोटेलिन भी बनाता है, ये तमाम की तमाम चीज़ें भी ये बनाता है। मेन जो चीज़ बनाता है वो कैल्सिटोनिन बनाता है। ओके, अंडरस्टूड। तो ये दोनों सेल का आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म के अंदर ये सेल जो हैं ये इतना रोल प्ले नहीं करते। वो एक और ग्लैंड होता है जिसको हम पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं,
वो पैराथायराइड हार्मोन बनाता है और वो हमारे पास आगे मेन जो है वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के अंदर या कैल्शियम के कंट्रोल के अंदर हेल्प आउट करते हैं। अब ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया ना, अब इसको हम लोग देखने लगे हैं माइक्रोस्कोपिकली। थायराइड का एक हमने पीस लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो हमें ये कुछ नज़र आ रहा है। ये गोल गोल दायरे रेड कलर के क्या हैं? ये गोल गोल दायरों के अंदर क्या पड़ा हुआ है? कोलोइड हैं ये, ठीक है। और इनके साइडों पे क्या होगा? थायराइड के सेल पड़े होंगे जिनको क्यूबॉइडल सेल बोल रहे हैं हम, थायराइड फॉलिकुलर सेल बोल रहे हैं, ओके, अकेले फॉलिकुलर सेल बोल रहे हैं, थायरोसाइड बोल रहे हैं, सारे के सारे नाम एक ही सेल के हैं, साइडों पे पड़े होंगे। और बीच बीच में कहीं कहीं पे ब्लड वेसल होंगी, ओके। और यहाँ पे कहीं कहीं सी सेल भी पड़े होंगे जिनकी हमने बात की है। इसको यार ये सही नहीं है, थोड़ा सा जूम करते हैं। तो ये हम लोगों ने जूम कर लिया। अब इस इमेज के अंदर तो आपको ये बहुत ज़्यादा जूम इमेज है। यहाँ पे देखें ये वो रेड रेड, और इसकी साइडों पे देखें कुछ सेल पड़े हुए हैं। यहाँ इसके अंदर देखें ये रेड रेड एरिया, ये कोलोइड है सारा का सारा। इसके साइडों पे छोटे छोटे दाने आपको नज़र आ रहे हैं, दाने दाने दाने। ये दाने दाने क्या हैं? ये वो सेल हैं जिनकी हम लोगों ने बात की है, थायराइड सेल्स, ओके। ये दाने दाने क्या हैं? ये वो सेल हैं जिनकी हम लोगों ने बात की है, थायराइड फॉलिकुलर सेल। और इनके साथ थोड़ा सा इधर करके सी सेल भी पड़े होंगे और यहाँ पे ब्लड वेसल्स और आर्टरीज भी आपको नज़र आ जाएंगी। अंडरस्टैंड? तो ये हमारे पास थी इसकी ओवरऑल डिस्कशन। हमने हिस्टोलॉजी भी देख ली, हमने सेल्स भी देख लिए, इनका फंक्शन भी देख लिया, और हमने देख लिया कि थायराइड फॉलिकल क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे ये काम करता है। अभी हम मज़ीद डिटेल आगे देखेंगे।